गजाधर बाबू ने कमरे में जमा सामान पर एक नज़र दौड़ाई। 2 बक्स, डोलची, बाल्टी। यह डिब्बा कैसा है गणेशी? उन्होंने पूछा। गणेशी बिस्तर बांधता हुआ कुछ गर्व, कुछ दुख, कुछ लज्जा से बोला। घरवाली ने साथ को कुछ बेसन के लड्डू रख दिए हैं। क्या रखे हैं? बेसन के लड्डू। कहा, बाबूजी को पसंद थे। अब कहाँ हम गरीब लोग आपकी कुछ खातिर कर पाएंगे। घर जाने की खुशी में गजाधर बाबू ने एक विषाद का अनुभव किया, जैसे एक परिचित, स्नेह, आदरमय, सहज संसार से उनका नाता टूट रहा हो। कभी कभी हम लोगों की भी खबर लेते रहिएगा। गणेशी बिस्तर में रस्सी बांधता हुआ बोला कि कभी कभी हम लोगों की भी खबर लेते रहिएगा। कभी कुछ ज़रूरत हो तो लिखना गणेशी। इस अगहन तक बिटिया की शादी कर दो। गणेशी ने अंगोछे के छोर से आंखें पूछी। अंगोछे के छोर से। अब आप लोग सहारा ना देंगे तो कौन देगा? आप यहाँ रहते तो शादी में कुछ हौसला रहता। गजाधर बाबू चलने को तैयार बैठे थे। रेलवे क्वार्टर का वो कमरा जिसमें उन्होंने कितने वर्ष बिताए थे, उनका सामान हट जाने से कुरूप और नग्न लग रहा था। कुरूप और नग्न। आंगन में रोपे पौधे भी जान पहचान के लोग ले गए थे और जगह जगह मिट्टी बिखरी हुई थी। पर पत्नी, बाल बच्चों के साथ रहने की कल्पना में यह बिछो एक दुर्बल लहर की तरह उठकर विलीन हो गया। गजाधर बाबू खुश थे, बहुत खुश। 35 साल की नौकरी के बाद वो रिटायर होकर जा रहे थे। कितने साल? 35 साल। इन वर्षों में अधिकांश समय उन्होंने अकेले रहकर काटा था। उन अकेले क्षणों में उन्होंने इसी समय की कल्पना की थी जब वो अपने परिवार के साथ रह सकेंगे। इसी आशा के सहारे वो अपने अभाव का बोझ ढो रहे थे। संसार की दृष्टि में उनका जीवन सफल कहा जा सकता था। उन्होंने शहर में एक मकान बनवा लिया था। बड़े लड़के अमर, लड़की कांति की शादियां कर दी थी। 2 बच्चे ऊंची कक्षाओं में पढ़ रहे थे। गजाधर बाबू नौकरी के कारण प्रायः छोटे स्टेशनों पर रहे। उनके बच्चे और पत्नी शहर में, जिससे पढ़ाई में बाधा ना हो। गजाधर बाबू स्वभाव से बहुत स्नेही व्यक्ति थे और स्नेह के आकांक्षी भी। जब परिवार साथ था, ड्यूटी से लौटकर बच्चों से हंसते बोलते, पत्नी से कुछ मनोविनोद करते, उन सबके चले जाने से उनके जीवन में गहन सूनापन भर उठा। खाली क्षणों में उनसे घर में टिका न जाता। कभी प्रकृति के ना होने पर भी उन्हें पत्नी की स्नेहपूर्ण बातें याद आती रहती। पत्नी की स्नेहपूर्ण बातें। दोपहर में गर्मी होने पर भी 2 बजे तक आग जलाए रहती और उनके स्टेशन से वापस आने पर गरम गरम रोटियां सेंकती। उनके खा चुकने और मना करने पर भी थोड़ा सा कुछ और थाली में परोस देती और बड़े प्यार से आग्रह करती। जब वो थके हारे बाहर से आते तो उनकी आहट पा वो रसोई के द्वार पर निकल आती और उसकी सल्लज आंखें मुस्कुरा उठती। गजाधर बाबू को तब हर छोटी बात भी याद आती और वो उदास हो उठते। अब कितने वर्षों बाद वो अवसर आया था जब वो फिर उसी स्नेह और आदर के मध्य रहने जा रहे थे। टोपी उतार कर गजाधर बाबू ने चारपाई पर रख दी। चारपाई पर टोपी उतारकर जूते खोलकर नीचे खिसका दिए।
अंदर से रह रह कर कह-कहों की आवाज़ें आ रही थी। इतवार का दिन था और उनके सब बच्चे इकट्ठे होकर नाश्ता कर रहे थे। गजाधर बाबू के सूखे चेहरे पर स्निग्ध मुस्कान आ गई। उसी तरह मुस्कुराते हुए वह बिना खांसे अंदर चले गए। उन्होंने देखा कि नरेंद्र कमर पर हाथ रखे शायद गत रात्रि की फिल्म में देखे गए किसी नृत्य की नकल कर रहा था। नरेंद्र जो छोटा लड़का है वो नृत्य की नकल कर रहा था। बसंती हंस-हंस कर दुहरी हो रही थी। अमर की बहू को अपने तन बदन आंचल या घूंघट का कोई होश न या और वो उन्मुक्त रूप से हंस रही थी। अमर की बहू को तन बदन आंचल घूंघट किसी की भी शोध न थी। वो उन्मुक्त रूप से हंस रही थी। गजाधर बाबू को देखते ही नरेंद्र धप से बैठ गया और चाय का प्याला उठाकर मुंह से लगा लिया। बहू को होश आया और उसने झट से माथा ढक लिया। केवल बसंती का शरीर रह रह कर हंसी दबाने के प्रयत्न में हिलता रहा। गजाधर बाबू ने मुस्कुराते हुए उन लोगों को देखा, फिर कहा, क्यों नरेंद्र, क्या नकल हो रही है? कुछ नहीं बाबूजी, नरेंद्र ने सिटपिटाकर कहा। गजाधर बाबू ने चाहा था कि वो भी इस मनोविनोद में भाग लेते, पर उनके आते ही जैसे सब कुंठित हो चुप हो गए। उससे उनके मन में थोड़ी सी खिन्नता उपज आई। बैठते हुए बोले, बसंती, चाय मुझे भी देना। तो चाय मुझे भी देना किससे कहते हैं? बसंती से। तुम्हारी अम्मा की पूजा अभी चल रही है क्या? बसंती ने माँ की कोठरी की ओर देखा। अभी आती ही होंगी। और प्याले में उनके लिए चाय छानने लगी। बहू चुपचाप पहले ही चली गई थी। अब नरेंद्र भी चाय का आखिरी घूंट पीकर उठ खड़ा हुआ। केवल बसंती पिता के लिहाज में चौके में बैठी माँ की राह देखने लगी। गजाधर बाबू ने एक घूंट चाय पी, फिर कहा, बेटी, चाय तो फीकी है, लाइए चीनी और डाल दूं। बसंती बोली, रहने दो, तुम्हारी अम्मा जब आएगी तभी पी लूंगा। थोड़ी देर में उनकी पत्नी हाथ में अर्घ्य का लोटा लिए निकली और अशुद्ध स्तुति कहते हुए तुलसी में डाल दिया। उन्हें देखते ही बसंती भी उठ गई। पत्नी ने आकर गजाधर बाबू को देखा और कहा, अरे, आप अकेले बैठे हैं, ये सब कहाँ गए? गजाधर बाबू के मन में फांस सी करक उठी। अपने अपने काम में लग गए हैं, आखिर बच्चे ही हैं। पत्नी आकर चौके में बैठ गई। उन्होंने नाक भौं चढ़ाकर चारों ओर जूठे बर्तनों को देखा, फिर कहा, सारे में जूठे बर्तन पड़े हैं। इस घर में धर्म कुछ नहीं। पूजा करके सीधे चौके में घुसो। फिर उन्होंने नौकर को पुकारा। जब उत्तर ना मिला तो एक बार और उच्च स्वर में फिर पति की ओर देखकर बोली, बहू ने भेजा होगा बाजार। और एक लंबी सांस लेकर चुप हो रही। इस घर में धर्म कुछ नहीं। ये कौन कहती है? गजाधर बाबू की पत्नी। गजाधर बाबू बैठकर चाय और नाश्ते का इंतजार करते रहे। चाय और नाश्ते। उन्हें अचानक ही गणेशी की याद आ गई। जब गजाधर बाबू चाय नाश्ते का इंतजार कर रहे थे तब उन्हें किसकी याद आई? गणेशी की याद आ गई। रोज सुबह पैसेंजर आने से पहले वो गरम गरम पूरियां और जलेबी बनाता था। गजाधर बाबू जब तक उठकर तैयार होते उनके लिए जलेबियां और चाय लाकर रख देता। चाय भी कितनी बढ़िया, कांच के गिलास में ऊपर तक भरी लबालब, पूरे 2.5 चम्मच चीनी और गाढ़ी मलाई। पैसेंजर भले ही रानीपुर लेट पहुंचे। कहाँ? रानीपुर लेट पहुंचे। गणेशी ने चाय पहुंचाने में कभी देर नहीं की। क्या मजाल कि कभी उससे कुछ कहना पड़े। पत्नी का शिकायत भरा स्वर सुन उनके विचारों में व्याघात पहुंचा। पत्नी का शिकायत भरा स्वर सुन वो कह रही थी,
सारा दिन इसी खिचखिच में निकल जाता है। इस गृहस्थी का धंधा पीटते पीटते उम्र बीत गई, कोई जरा हाथ भी नहीं बटाता। इस गृहस्थी का धंधा पीटते पीटते उम्र बीत गई। कौन कहती है? गजाधर बाबू की पत्नी। अब गजाधर बाबू बोल रहे हैं कि बहू क्या किया करती है? गजाधर बाबू ने पूछा। तो उनकी पत्नी बोल रही है, पड़ी रहती है। बसंती को तो फिर कहो कॉलेज जाना होता है। गजाधर बाबू ने प्यार से समझाया बसंती को कि तुम सुबह पढ़ लिया करो, तुम्हारी माँ बूढ़ी हुई, उनके शरीर में अब वो शक्ति नहीं बची है। तुम हो, तुम्हारी भाभी है, दोनों मिलकर काम में हाथ बटाना चाहिए। बसंती चुप रह गई। उसके जाने के बाद उसकी माँ ने धीरे से कहा, पढ़ने का तो बहाना है, पढ़ने का तो बहाना है। कौन कहती है? गजाधर बाबू की पत्नी। कभी जी ही नहीं लगता। लगे कैसे? शीला से ही फुर्सत नहीं। बड़े बड़े लड़के हैं उनके घर में, हर वक्त वहाँ घुसा रहना मुझे नहीं सुहाता। मना करूँ तो सुनती नहीं। बसंती किसके घर से किससे बसंती को फुर्सत नहीं है? शीला से। नाश्ता कर गजाधर बाबू बैठक में चले गए। घर छोटा था और ऐसी व्यवस्था हो चुकी थी कि उसमें गजाधर बाबू के रहने के लिए कोई स्थान ना बचा था। तो उनके रहने के लिए कोई स्थान नहीं था। जैसे किसी मेहमान के लिए कुछ अस्थायी प्रबंध कर दिया जाता है, उसी प्रकार बैठक में कुर्सियों को दीवार से सटाकर बीच में गजाधर बाबू के लिए पतली सी चारपाई डाल दी गई थी। जो कुर्सियां थे बैठक में, उनको दीवार से सटा दिया गया और बीच में गजाधर बाबू के लिए थोड़ी सी जगह निकाल दी गई, जिसमें पतली सी चारपाई डाल दी गई। गजाधर बाबू उस कमरे में पड़े पड़े कभी कभी अनायास ही इस अस्थायित्व का अनुभव करने लगते। उन्हें याद हो आती उन रेलगाड़ियों की जो आती और थोड़ी देर रुककर किसी और लक्ष्य की ओर चली जाती। घर छोटा होने के कारण बैठक में ही वे अपना प्रबंध किया था। उनकी पत्नी के पास अंदर एक छोटा कमरा अवश्य था, पर वो एक और के मर्तबान, दाल चावल के कनस्तर, घी के डिब्बों से घिरा था। मर्तबान, दाल चावल के कनस्तर, घी के डिब्बों से घिरा था। दूसरी ओर पुरानी रजाइयाँ दरियों में लिपटी और रस्सी से बंधी रखी थी। उसके पास एक बड़े से टिन के बक्स में घर भर के गरम कपड़े थे। टीन के बक्सा में घर भर के गरम कपड़े। बीच में एक अलगनी बंधी हुई थी। बीच में एक अलगनी बंधी हुई थी, जिस पर प्रायः बसंती के कपड़े लापरवाही से पड़े रहते थे। अलगनी में किसके कपड़े पड़े रहते थे? बसंती के। वो भरसक उस कमरे में नहीं जाते थे। तो ये जो अलगनी बंधी हुई थी, ये गजाधर बाबू की पत्नी के रूम में। घर का दूसरा कमरा अमर और उसकी बहू के पास था। तीसरा कमरा जो सामने की ओर था, वो बैठक था। गजाधर बाबू के आने से पहले उसमें अमर की ससुराल से आया बेंत की 3 कुर्सियां का सेट पड़ा था। अमर की ससुराल से क्या आया था? बेंत की 3 कुर्सियां। कुर्सियों पर नीली गद्दियां और बहू के हाथों के कढ़े कुशन थे। नीली गद्दियां थे और बहू के हाथों के कढ़े कुशन। जब कभी उनकी पत्नी को कोई लंबी शिकायत करनी होती तो अपनी चटाई बैठक में डाल पड़ जाती थी। ये जो गजाधर बाबू की पत्नी है, जब भी उनको कोई कंप्लेन करनी होती है तो वो कहाँ आकर पड़ जाती थी? बैठक में, अपनी चटाई डालकर। वो एक दिन चटाई लेकर आ गई।
गजाधर बाबू ने घर गृहस्थी की बातें छेड़ी। वो घर का रवैया देख रहे थे। बहुत हल्के से उन्होंने कहा कि अब हाथ में पैसा कम रहेगा। कौन कहते हैं? गजाधर बाबू। कि अब हाथ में पैसा कम रहेगा, कुछ खर्च कम होना चाहिए। सभी खर्च तो वाजिब वाजिब हैं, किसका पेट काटूं? ये गजाधर बाबू की पत्नी कह रही है। यही जोड़ गांठ करते करते बूढ़ी हो गई, ना मन का पहना ना ओढ़ा। ये यही जोड़ गांठ करते करते बूढ़ी हो गई, ना मन का पहना ना ओढ़ा। गजाधर बाबू ने आहत विस्मित दृष्टि से पत्नी को देखा। उनसे अपनी हैसियत छिपी न थी। किनसे? उनकी पत्नी से। उनकी पत्नी तंगी का अनुभव कर उसका उल्लेख करती। यह स्वाभाविक था, लेकिन उनमें सहानुभूति का पूर्ण अभाव गजाधर बाबू को बहुत खटका। गजाधर बाबू की पत्नी में किसका अभाव था? सहानुभूति का। उनसे यदि राय बात की जाए कि प्रबंध कैसे हो, तो उन्हें चिंता कम, संतोष अधिक होता। लेकिन उनसे तो केवल शिकायत की जाती थी, जैसे परिवार की सब परेशानियों के लिए वही जिम्मेदार थे। तुम्हें किस बात की कमी है अमर की माँ? घर में बहू है, लड़के बच्चे हैं। सिर्फ रुपये से ही आदमी अमीर नहीं होता। गजाधर बाबू कह रहे हैं कि तुम्हें किस बात की कमी है? घर में बहू है, लड़के बच्चे हैं। सिर्फ रुपये से ही आदमी अमीर नहीं होता। गजाधर बाबू ने कहा और कहने के साथ ही अनुभव भी किया। यह उनकी आंतरिक अभिव्यक्ति थी, ऐसी कि उनकी पत्नी नहीं समझ सकती। हाँ, बड़ा सुख है ना बहू से? कौन कहती है? गजाधर बाबू की पत्नी। आज रसोई करने गई है, देखो क्या होता है। कहकर पत्नी ने आंखें मूंदी और सो गई। गजाधर बाबू बैठे हुए पत्नी को देखते रह गए। यही थी क्या उनकी पत्नी, जिसके हाथों के कोमल स्पर्श, जिसकी मुस्कान की याद में उन्होंने संपूर्ण जीवन काट दिया था? उन्हें लगा कि लावण्यमयी युवती जीवन की राह में कहीं खो गई है और उसकी जगह आज जो स्त्री है वो उनके मन और प्राण के लिए नितांत अपरिचित है। अच्छी सी लाइन है ये। गजाधर बाबू को लग रहा है कि लावण्यमयी युवती जीवन की राह में कहीं खो गई है और उसकी जगह आज जो स्त्री है वो उनके मन और प्राणों के लिए नितांत अपरिचित है। गाढ़ी नींद में डूबी उनकी पत्नी का भारी सा शरीर, मतलब मोटी थी, बहुत बेडौल और कुरूप लग रहा था। चेहरा श्रीहीन और रूखा था। गजाधर बाबू देर तक निस्संग दृष्टि से पत्नी को देखते रहे और फिर लेटकर छत की ओर ताकने लगे। अंदर कुछ गिरा और उनकी पत्नी हड़बड़ाकर उठ बैठी। लो, बिल्ली ने कुछ गिरा दिया शायद। लो, बिल्ली ने कुछ गिरा दिया शायद। किसने कहा? गजाधर बाबू की पत्नी ने। और वह अंदर भागी। थोड़ी देर में लौटकर आई तो उनका मुंह फूला हुआ था, मतलब गुस्से से फूल गया था। देखा बहू को? चौका खुला छोड़ आई। बिल्ली ने दाल की पतीली गिरा दी। बिल्ली क्या गिरा दी थी? दाल की पतीली। सभी तो खाने को है, मतलब अभी सब खाने को बैठेंगे, अब क्या खिलाऊंगी? वो सांस लेने को रुकी और बोली, एक तरकारी और 4 पराठे बनाने में सारा डिब्बा घी उंडेल कर रख दिया। एक तरकारी 4 पराठे बनाने में सारा डिब्बा घी उंडेल कर रख दिया। जरा सा दर्द नहीं है, कमाने वाला हाड़ तोड़े और यहाँ चीजें लूटे। जरा सा दर्द नहीं है, कमाने वाला हाड़ तोड़े और यहाँ चीजें लूटे। गुस्से से कौन कह रही है? गजाधर बाबू की पत्नी। मुझे तो मालूम था कि यह सब काम किसी के बस का नहीं है। गजाधर बाबू को लगा कि पत्नी कुछ और बोलेगी तो उनके कान झंझना उठेंगे। ओंठ भींच करवट लेकर उन्होंने पत्नी की ओर पीठ कर ली। तो
सुबह तो भाभी खराब कर दी, अब रात। रात का भोजन बसंती ने जानबूझकर ऐसा बनाया था कि कौर तक निगला न जा सके। गजाधर बाबू चुपचाप खाकर उठ गए, पर नरेंद्र थाली सरकाकर उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं ऐसा खाना नहीं खा सकता। कौन कहा? नरेंद्र। मैं ऐसा खाना नहीं खा सकता। बसंती तुनक कर बोली, तो ना खाओ, कौन तुम्हारी खुशामद करता है? तुमसे खाना बनाने को कहा किसने था? नरेंद्र चिल्लाया। बसंती बोली, बाबूजी ने। बाबूजी को बैठे बैठे यही सोचता है, ये नरेंद्र कह रहा है। नरेंद्र चिल्लाया, तुमसे खाना बनाने को कहा किसने था? फिर नरेंद्र कह रहा है कि बाबूजी को बैठे बैठे यही सोचता है। बसंती को उठाकर माँ ने नरेंद्र को मनाया और अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाया। गजेंद्र बाबू ने बाद में पत्नी से कहा, इतनी बड़ी लड़की हो गई और उसे खाना बनाने तक का शौर नहीं आया। अरे आता तो सब कुछ है, करना नहीं चाहती, पत्नी ने उत्तर दिया। अगली शाम माँ को रसोई में देख कपड़े बदलकर बसंती बाहर आई तो बैठक से गजाधर बाबू ने टोक दिया, कहाँ जा रही हो? पड़ोसी में शीला के घर, बसंती ने कहा। कोई जरूरत नहीं है, अंदर जाकर पढ़ो, गजाधर बाबू ने कड़े स्वर में कहा। कुछ देर अनिश्चित खड़े रहकर बसंती अंदर चली गई। गजाधर बाबू शाम को रोज टहलने जाते थे। कब? शाम को। लौटकर आए तो पत्नी ने कहा, क्या कह दिया बसंती से? शाम से मुंह लपेटे पड़ी है, खाना भी नहीं खाया। गजाधर बाबू खिन्न हो गए। पत्नी की बात का उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। उन्होंने मन में निश्चय कर लिया कि बसंती की शादी जल्दी ही कर देनी है। तो कौन निश्चय किए? कि गजाधर बाबू, कि बसंती की शादी जल्दी कर देनी है। उस दिन के बाद बसंती पिता से बची बची रहने लगी। जाना होता तो पिछवाड़े से जाती। गजाधर बाबू ने दो एक बार पत्नी से पूछा तो उत्तर मिला, रूठी हुई है। गजाधर बाबू को रोष हुआ, लड़की की इतनी मिजाज, जाने को रोक दिया तो पिता से बोलेगी नहीं। फिर उनकी पत्नी ने ही सूचना दी कि अमर अलग रहने की सोच रहा है। किसने? पत्नी ने। कौन अलग रहने की सोच रहा है? अमर। क्यों? गजाधर बाबू ने चकित होकर पूछा। पत्नी ने साफ साफ उत्तर नहीं दिया। अमर और उसकी बहू की शिकायतें बहुत थी। उनका कहना था कि गजाधर बाबू हमेशा बैठक में ही पड़े रहते हैं, कोई आने जाने वाला हो तो कहीं बिठाने को जगह नहीं है। अमर को अब भी वो छोटा सा समझते थे। कौन? गजाधर बाबू। और मौके बेमौके टोक देते थे। बहू को काम करना पड़ता था और सास जब तब फूहड़पन पर ताने देती रहती थी। हमारे आने से पहले भी कभी ऐसी बात हुई थी? गजाधर बाबू ने पूछा। पत्नी ने सिर हिलाकर बताया कि नहीं, पहले अमर घर का मालिक बनकर रहता था। तो ये जो अमर और उसकी बहू हैं, ये दोनों क्यों घर छोड़कर जाना चाहते थे? क्योंकि अमर को गजाधर बाबू अभी छोटा सा समझते थे, छोटा बच्चा, और बात बात पर रोक टोक करते थे और बहू को भी काम करना पड़ गया। और जो सास है, गजाधर बाबू की पत्नी है, वो बहू को भी टोक देती थी। इसीलिए वो दोनों बाहर रहना चाहते थे। ऊपर से जो बैठक है, जहाँ पे अमर के ससुराल से आई कुर्सियाँ थी, जहाँ पे कोई दोस्त वगैरह, कोई अतिथि आए तो बैठक में बैठते थे, तो वहाँ पे अब तो गजाधर बाबू रह रहे हैं। इसीलिए कोई आए तो बिठाने के लिए जगह भी नहीं है। इसीलिए वो दोनों बाहर रहना चाहते थे। तो गजाधर बाबू वही पूछते हैं कि क्या मेरे आने से पहले भी ऐसा हो रहा था? ऐसा हुआ था कभी? तो उनकी पत्नी बोल रही कि नहीं, पहले अमर घर का मालिक बनकर रहता था, बहू को कोई रोक टोक ना थी। अमर के दोस्त का प्राय यही अड्डा जमा रहता था और अंदर से नाश्ता चाय तैयार होकर जाता रहता था। बासंती को भी वही अच्छा लगता था। गजाधर बाबू ने बहुत धीरे से कहा, अमर से कहो जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन वो सुबह घूमकर लौटे
तो उन्होंने पाया कि बैठक में उनकी चारपाई नहीं है। तो अगले सुबह वो क्या पाए कि बैठक से उनकी जो चारपाई है वो हटा दी गई है। अंदर जाकर पूछने ही वाले थे कि उनकी दृष्टि रसोई के अंदर बैठी पत्नी पर पड़ी। पत्नी कहाँ बैठी थी? रसोई में। उन्होंने ये कहने को मुंह खोला कि बहू कहाँ है, पर कुछ याद कर कर चुप हो गए। पत्नी की कोठरी में झांका तो अचार, रजाइयों और कनस्तरों के मध्य अपनी चारपाई लगी पाई। तो बैठक से उनकी चारपाई हटाकर कहाँ रख दी गई थी? पत्नी की कोठरी में, अचार, रजाइयों, कनस्तरों के मध्य। गजाधर बाबू ने कोट उतारा और कहीं टांगने को दीवार पर नजर दौड़ाई, फिर उसे मोड़कर अलगनी के कुछ कपड़े खिसकाकर एक किनारे टांग दिया। कुछ खाए बिना ही अपनी चारपाई पर लेट गए। कुछ भी हो, तन आखिरकार बूढ़ा ही था। कुछ भी हो, तन आखिरकार बूढ़ा ही था। सुबह शाम कुछ दूर टहलने अवश्य चले जाते, पर आते जाते थक उठते थे। गजाधर बाबू को अपना बड़ा सा क्वार्टर याद आ गया। निश्चित जीवन, सुबह पैसेंजर ट्रेन आने पर स्टेशन की चहल पहल, चिर परिचित चेहरे और पटरी पर रेल की पहियों की खटखट जो उनके लिए मधुर संगीत की तरह थी। रेल के पहियों की जो खटखट थी वो उनके लिए मधुर संगीत की तरह थी। तूफान और डाक गाड़ी के इंजनों की चिंगाड़ उनकी अकेली रातों की साथी थी। उनकी अकेली रातों की साथी कौन थी? तूफान, डाक गाड़ी के इंजनों की चिंगाड़। सेठ रामजी मल की मिल में, सेठ रामजी मल की मिल के रामजी मल की मिल के कुछ लोग कभी कभी पास आ बैठते। वही उनका दायरा था, वही उनके साथी। वो जीवन अब उन्हें एक खोई निधि सा प्रतीत हुआ। खोई निधि सा। उन्हें लगा कि वो जिंदगी द्वारा ठगे गए हैं। उन्होंने जो कुछ चाहा उसमें से उन्हें एक बूंद भी ना मिली। तो उन्होंने जो कुछ चाहा, क्या मिली उससे? एक बूंद भी ना मिली। लेटे हुए वो घर के अंदर से आते विविध सुरों को सुनते रहे। बहू और सास की छोटी सी झड़प, बाल्टी पर खुले नल की आवाज, रसोई के बर्तनों की खटपट और उसी में दो गौरैयों का वार्तालाप। और अचानक ही उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब घर की किसी बात में दखल ना देंगे। यदि गृहस्वामी के लिए पूरे घर में एक चारपाई की जगह नहीं है, गृहस्वामी तो यहीं पड़े रहेंगे। अगर कहीं और डाल दी गई तो वहां चले जाएंगे। यदि बच्चों के जीवन में उनके लिए कहीं स्थान नहीं, तो अपने ही घर में परदेसी की तरह पड़े रहेंगे। और उस दिन के बाद सचमुच गजाधर बाबू कुछ नहीं बोले। नरेंद्र रुपए मांगने आया तो बिना कारण पूछे उसे रुपए दे दिए। कौन रुपए मांगा? नरेंद्र। बसंती काफी अंधेरा हो जाने तक बाद भी पड़ोस में रही तो भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। पर उन्हें सबसे बड़ा गम यह था कि उनकी पत्नी ने भी उनमें कुछ परिवर्तन लक्ष्य नहीं किया। सबसे बड़ा गम क्या? उनकी पत्नी ने भी कुछ परिवर्तन लक्ष्य नहीं किया। वो मन ही मन कितना भार ढो रहे थे, इससे वो अनजान ही बनी रही। बल्कि उन्हें पति के घर के मामले में हस्तक्षेप न करने के कारण शांति ही थी। कभी कभी कह भी उठती, ठीक ही है, आप बीच में ना पड़ा कीजिए, बच्चे बड़े हो गए हैं, हमारा जो कर्तव्य था कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, शादी कर देंगे। गजाधर बाबू ने आहत दृष्टि से पत्नी को देखा। उन्होंने अनुभव किया कि वो पत्नी और बच्चों के लिए केवल धनोपार्जन के निमित्त मात्र है। गजाधर बाबू ने क्या अनुभव किया? कि वो पत्नी और बच्चों के लिए धनोपार्जन के निमित्त मात्र हैं। जिस व्यक्ति के अस्तित्व से
पत्नी मांग में सिंदूर डालने की अधिकारिणी है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा है। उसके सामने वो 2 वक्त भोजन की थाली रख देने से सारे कर्तव्यों से छुट्टी पा जाती है। ये भी अच्छी सी लाइन है कि जिस व्यक्ति के अस्तित्व से पत्नी मांग में सिंदूर डालने की अधिकारिणी है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा है, उसके सामने वो 2 वक्त भोजन की थाली रख देने से सारे कर्तव्यों से छुट्टी पा जाती है। वो घी और चीनी के डिब्बों में इतनी रमी हुई है कि अब वही उसकी संपूर्ण दुनिया बन गई है। गजाधर बाबू उनके जीवन के केंद्र नहीं हो सकते। किनके? उनके पत्नी के। उन्हें तो अब बेटी की शादी के लिए भी उत्साह बुझ गया। किनको? गजाधर बाबू को। किसी बात में हस्तक्षेप न करने के निश्चय के बाद भी उनका अस्तित्व उस वातावरण का एक भाग न बन सका। तो पहले तो वो रोक टोक करते थे, अब वो रोक टोक नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब भी वो उस परिवार का एक भाग नहीं बन पाए। उनकी उपस्थिति उस घर में ऐसी असंगत लगने लगी थी जैसे सजी हुई बैठक में उनकी चारपाई थी। मतलब कितनी असंगत थी, जैसे सजी हुई बैठक में उनकी चारपाई थी। उनकी सारी खुशी एक गहरी उदासीनता में डूब गई। उनकी सारी खुशी एक गहरी उदासीनता में डूब गई। इतने सब निश्चयों के बावजूद एक दिन बीच में दखल दे ही बैठे। पत्नी स्वभावानुसार मतलब स्वभाव के अनुसार नौकर की शिकायत कर रही थी। कितना कामचोर है, बाजार की भी चीज में पैसा बनाता है, खाने बैठता है तो खाता ही चला जाता है। गजाधर बाबू को बराबर यह महसूस होता रहता था कि उनके घर का रहन सहन और खर्च उनकी हैसियत से कहीं ज्यादा है। पत्नी की बात सुनकर कहते कि नौकर का खर्च बिल्कुल बेकार है। क्या कहते हैं? कि नौकर का खर्च बिल्कुल बेकार है। छोटा मोटा काम है, घर में 3 मर्द हैं, कोई ना कोई कर ही देगा। उन्होंने उसी दिन नौकर का हिसाब कर दिया। अमर दफ्तर से आया तो नौकर को पुकारने लगा। अमर की बहू बोली, बाबूजी ने नौकर को छुड़ा दिया है। कौन बोली? अमर की बहू बोली। अमर बोल रहा है, क्यों? बहू बोल रही है, कहते हैं खर्च बहुत है। यह वार्तालाप बहुत सीधा सा था, पर जिस टोन में बहू बोली गजाधर बाबू को खटक गया। उस दिन जी भारी होने के कारण गजाधर बाबू टहलने नहीं गए थे। आलस्य में उठकर बत्ती भी नहीं जलाई थी। इस बात से बेखबर नरेंद्र माँ से कहने लगा, मतलब नरेंद्र को पता नहीं है कि आज बाबूजी टहलने के लिए नहीं गए हैं। तो वो माँ से कह रहा है कि अम्मा, तुम बाबूजी से कहती क्यों नहीं? बैठे बिठाए कुछ नहीं तो नौकर ही छुड़ा दिया। तुम बाबूजी से कहते क्यों नहीं? बैठे बिठाए कुछ नहीं तो नौकर ही छुड़ा दिया। अगर बाबूजी यह समझे कि मैं साइकिल पर गेहूं रख आटा पिसाने जाऊंगा तो मुझसे यह नहीं होगा। कौन कह रहा है? नरेंद्र। हाँ अम्मा, बसंती का स्वर था। मैं कॉलेज भी जाऊं और लौटकर घर में झाड़ू भी लगाऊं, यह मेरे बस की बात नहीं है। ये है बासंती। ये जो बासंती और नरेंद्र है बहुत बातें कर रहे हैं। बूढ़े आदमी है, अमर भुनभुनाया। बूढ़े आदमी है, कौन कह रहा है? अमर। अमर भुनभुनाया, चुपचाप पड़े रहे, हर चीज में दखल क्यों देते हैं? तो हर चीज में दखल क्यों देते हैं? ये कौन कहता है? अमर कहता है। पत्नी ने बड़े व्यंग से कहा, और कुछ नहीं सूझा तो तुम्हारी बहू को ही चौके में भेज दिया। वो गई तो 15 दिन का राशन 5 दिन में बनाकर रख दिया। 15 दिन का राशन 5 दिन में। बहू कुछ कहे इससे पहले वो चौके में घुस गई। कुछ देर में अपनी कोठरी में आई और बिजली जलाई तो गजाधर बाबू को लेटे देख बड़ी सिटपिटाई। गजाधर बाबू की मुख मुद्रा से वो उनमें भावों का अनुमान ना लगा सकी। वो चुप आंखें बंद किए लेटे रहे। गजाधर बाबू चिट्ठी हाथ में लिए अंदर आए। क्या लिए? चिट्ठी।
और पत्नी को पुकारा। वो भीगी हाथ निकली और आंचल से पोंछती हुई पास आ खड़ी हुई। गजाधर ने बिना किसी भूमिका के कहा, मुझे सेठ रामजी मल की चीनी मिल में नौकरी मिल गई है। रामजी मल की चीनी मिल में नौकरी मिल गई है। खाली बैठे रहने से तो 4 पैसे घर में आए। उन्होंने तो पहले ही कहा था, मैंने ही मना कर दिया था। फिर कुछ रुककर जैसे बुझी हुई आग में चिंगारी चमक उठे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैंने सोचा था कि बरसों तुम सबसे अलग रहने के बाद अवकाश पाकर परिवार के साथ रहूंगा। क्या सोचा था? बरसों तुम सबसे अलग रहने के बाद अवकाश पाकर परिवार के साथ रहूंगा। खैर, परसों जाना है। तुम भी चलोगी? मैं? पत्नी ने सकपकाकर कहा, मैं चलूंगी तो यहाँ का क्या होगा? इतनी बड़ी गृहस्थी, फिर सयानी लड़की। बात बीच में काट गजाधर बाबू ने हताश स्वर में कहा, ठीक है, तुम यहीं रहो। मैंने तो ऐसे ही कहा था। और गहरे मौन में डूब गए। नरेंद्र ने बड़ी तत्परता से बिस्तर बांधा। उसको बड़ी जल्दी है कि गजाधर बाबू चले जाएं। नरेंद्र ने बड़ी तत्परता से बिस्तर बांधा और रिक्शा भी बुला दिया। गजाधर बाबू का टिन का बक्स और पतला सा बिस्तर उस पर रख दिया गया। नाश्ते के लिए लड्डू और मठरी की डालियां हाथ में लिए गजाधर बाबू रिक्शे पर बैठ गए। दृष्टि उन्होंने अपने परिवार पर डाली, फिर दूसरी ओर देखने लगे और रिक्शा चल पड़ा। उनके जाने के बाद सब अंदर लौट आए। बहू ने अमर से पूछा, सिनेमा ले चलिएगा ना? बसंती ने उछलकर कहा, भैया हमें भी। गजाधर बाबू की पत्नी सीधे चौके में चली गई। बची हुई मठरियों को कटोरदान में रखकर अपने कमरे में लाई और कनस्तरों के पास रख दिया। फिर बाहर आकर कहा, अरे नरेंद्र, बाबू की चारपाई कमरे से निकाल दे। किसको कह रहे हैं? नरेंद्र को, कि बाबू की चारपाई कमरे से निकाल दे, उसमें चलने तक की जगह नहीं है।